हेलो एंड वेलकम टू कॉम्पिटोलॉजी एकेडमी। और जैसा कि आप लोगों ने अभी पहले के फोटोग्राफ्स में देखा, पिक्चर्स में देखा कि क्या क्या हो रहा है जोशीमठ में, वो जस्ट एक एग्जाम्पल था कि क्या वहाँ चल रहा है, किस तरह की आपदाएं हो रही हैं। तो मुद्दा आज का यही है कि जोशीमठ में जो हो रहा है वो विकास है या आपदा है, और मानव कृत्यों के कारण उत्पन्न हुई आपदा है। उसके पीछे कारण क्या है, किस तरह से ये आपदा फैलाई गई, बनाई गई, उत्पन्न की गई, क्या क्या वहां पर गलतियां हुई, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और देखेंगे कि वहां पर पहले से ही जो इन्वायरमेंटलिस्ट कह रहे थे उस पर अगर सरकार ध्यान देती तो ये सारी चीजों को शायद टाला जा सकता था। तो ये पूरी आज हम लोग विवेचना करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि ये एक एग्जाम्पल का फोटो है कि देखिए किस तरह से आधा घर धंस गया है, यहाँ पर पिलर लटका हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर क्या दिख रहा है कि देखिए इधर पहाड़ों पर अभी भी भूस्खलन हो रहा है, डेब्रिस गिर रहे हैं, मलबा गिर रहा है, और ये परिस्थिति बनी हुई है। तो यही पूरी चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। और पेपर 3 के यूपीएससी पेपर 3 के इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के पोर्शन के हिसाब से भी, या और भी जिस किसी भी स्टेट पीसीएस में जहां कहीं भी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सिलेबस में, उसके हिसाब से ये पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको आखिरी तक देखिएगा, इसमें इतना आपको जानकारी मिलेगा कि आप अपने क्वेश्चन का आंसर अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूज में इसीलिए है क्योंकि आप देख रहे हैं कि घर की दीवारों में कैसी दरारें पड़ गई है। यहाँ पर देखिए कि पूरा का पूरा मंदिर ही गिर गया है, पूरा का पूरा मंदिर, सिर्फ एक पिलर खड़ा रह गया, बाकी गिर गया। ये सारे फोटोग्राफ्स जोशीमठ के ही हैं। यहाँ पर देखिए किसी आदमी के घर के सामने का जो पेवमेंट है वो ही पूरा क्रैक कर गया। अब लोगों को क्या है, किनारे खड़ा होना पड़ रहा है कि भाई कहीं गिर ना जाए, ये परिस्थिति बनी हुई है। यहाँ पर क्या है, सड़कें देखिए, सड़कों में बीच बीच में दरारें ऐसी आ गई हैं कि गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाएगा, गाड़ियां अटक जाएंगी। और लिखा हुआ क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस। बहुत अच्छी बात है, वर्क इन प्रोग्रेस। और क्या प्रोग्रेस है वो दिख रहा है, विकास या आपदा। ठीक है, डिजास्टर हो रहा है यहाँ पे। तो ये इशू क्या है, तो सबसे पहली चीज यहाँ पर क्या है कि डेवलपमेंटल वर्क बहुत ज्यादा चल रहे हैं। सबसे पहले एक हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है वो लग रहा है तपोवन में, और वहां पर जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट लग रहा है एनटीपीसी का, उसके कारण वहां पर बहुत ज्यादा मशीनरीज की एक्टिविटी बढ़ गई है। नेक्स्ट चीज क्या है, और आगे डिटेल में हम लोग उसको डिस्कस भी करेंगे कि वहां पर रोड के कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, चार धाम प्रोजेक्ट वगैरह का। तो उसके कारण यहाँ पर हुआ क्या, ये परिस्थितियां दिखनी चालू हुई सबसे पहले अक्टूबर 2021 में। वहां पर उस समय कुछ घरों में ये परिस्थिति थी कि दरारें दिख रही थी, हल्का फुल्का डैमेज दिख रहा था, घरें थोड़ी बहुत इधर उधर मूव कर रही थी, टेढ़ी मेढ़ी झुक रही थी। तो उस समय सरकार ने क्या किया कि उन लोगों को मुआवजा देकर कि भाई ये लो पैसा, अपना घर ठीक करवा लो और शांति से बैठो। कुछ लोग थे, सरकार ने मैनेज कर लिया वहां पर। लेकिन अब क्या हुआ कि डेढ़ साल होते होते क्या हुआ कि इस साल जनवरी 2023 में यहाँ पर 700 से ज्यादा घरों में, बिल्डिंगों में, होटलों में, जो भी है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी मकान है, उनमें ये परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि वहां पर या तो वो झुक रहे हैं, उनमें दरारें आ रही हैं, पिलर टूट रहे हैं, घर के फर्श क्रैक कर गए हैं, और उसके कारण वो घर रहने योग्य नहीं है। जैसा कि समाचारों में भी आप लोगों ने देखा होगा कि घरों को लाल रंग से मार्क किया जा रहा है कि अब ये रहने लायक नहीं है, खतरे का निशान बना दिया गया, बस खोपड़ी बनाना बाकी है। ठीक है, तो वही चीज वहां पर परिस्थिति हो गई है। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो उसके कारण विस्थापन हो रहा है, अब वैसे घरों में तो लोग रह नहीं सकते हैं, तो उसके लिए वहां पर लोगों को वहां से हटाना पड़ेगा, तो विस्थापन होगा ही होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा ही होगा। तो यहाँ पर अभी इमीडिएट इफेक्ट में, तत्काल में क्या हुआ है, 150 परिवारों को वहां से हटने का आदेश दिया गया है। उनको कहा गया है कि आप सुरक्षित जगह पर चले जाइए, अपने घरों को छोड़ दीजिए। अब ये
ऐसे कह देने से तो होगा नहीं कि हाँ भाई आप चले जाइए, बोरिया बिस्तर उठाए और चले गए, उसमें भी खर्चा लगता है, उसमें भी बहुत सारे इश्यूज इन्वॉल्व हैं। तो क्या क्या है, सबसे पहली चीज क्या है कि 150 को तो कहा गया है, लेकिन अभी और बहुत लोगों को वहां से हटाना पड़ेगा। 150 परिवारों को कहा तो गया, लेकिन 700 से ज्यादा घरों में डैमेजेस, बिल्डिंगों में डैमेजेस दिख रहे हैं। और बहुत जगह ऐसा भी होता है कि एक ही बिल्डिंग में 3-4 परिवार रहते हैं, अभी तो 150 ही हटे हैं, 700 बिल्डिंगों में ये डैमेज दिख रहा है, नुकसान दिख रहा है। तो वहां पर अभी और भी ऐसे बहुत सारे परिवार होंगे जिनको कि विस्थापित करना पड़ेगा, जिनका पुनर्वास करना पड़ेगा, पुनर्स्थापन करना पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति में अब क्या होगा कि इसके लिए बहुत ज्यादा खर्च होगा। अभी इमीडिएट इफेक्ट में गवर्नमेंट ने 45 करोड़ का पैकेज दिया है, लेकिन ये सफिशिएंट है नहीं, पर्याप्त है नहीं, क्योंकि इतने ज्यादा परिवारों को विस्थापित करने के लिए जहां पर आप भेजेंगे, रहने की सुविधा चाहिए, खाने की सुविधा चाहिए, स्वच्छता की, स्वास्थ्य की, बहुत सारी सुविधाएं वहां पर देनी पड़ेगी। प्लस क्या है कि अभी विस्थापित होने के कारण इनके इनकम का स्रोत जो होगा वो रुक जाएगा, तो उसके कारण इन्हें अब काम धाम में भी इंगेज करना है, इनके आय का स्रोत भी ढूंढना, उसके लिए भी खर्च लगेगा। तो खर्च अभी और बढ़ने वाला है। ये तो सिर्फ अभी त्वरित में 45 करोड़ का पैकेज सरकार ने दे दिया कि भाई ये देवे के इनको डैमेज का जो नुकसान हुआ है घर का, उसका मुआवजा दे के यहाँ से हटाओ, ताकि जो संपत्ति की नुकसान हुई सो हुई, वहां पर अब वहां पर जान माल की नुकसान ना हो, किसी की जान न जाए कि बिल्डिंग गिर गया पूरा और लोग उसमें दब गए, तो ये परिस्थिति ना उत्पन्न हो, इससे सरकार बचने की कोशिश कर रही है। और इसी के लिए अभी त्वरित में ये पैकेज देकर वहां से लोगों को पुनर्स्थापित किया जा रहा है दूसरी जगह पे। लेकिन अब इसके कारण क्या होगा कि इनकी जो अपनी सामाजिक ताना बाना है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, टूट जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो उनके पड़ोसी थे, रिश्तेदार थे, उन्हीं के साथ वहां पर भी वो अगल बगल आजू बाजू में रहेंगे। पता चलेगा कि वो जहां पर रहे न किसी को पहचानते हैं, न जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान वाली हालत हो गई है। और वहां पर दिक्कत ये आ रही है कि लोग किससे बात करें, अपना दुख दर्द बांटे, ये तक को नहीं पता है। किसी को कोई तकलीफ है, बर है, बीमार है, तो वहां पर वो देखने वाला कोई नहीं है। तो पूरी जो सोशल फैब्रिक है, उनका जो सामाजिक ताना बाना है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सबसे पहला इमीडिएट कॉज तो वो है। प्लस जो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ेगा, जो उनका मेंटल स्ट्रेस का लेवल रहेगा वो बहुत ज्यादा रहेगा। देखिए, किसी भी आदमी को अपने जगह से, अपने घर से, अपनी संपत्ति से बहुत प्रेम होता है, और अचानक ऐसे अगर आप किसी को कह दें कि आप यहाँ पर अभी अब दिक्कत हो गई है, गिर पड़ रहा है, सब नुकसान हो रहा है, भूकंप वगैरह आ सकता है, बिल्डिंगें गिर रही है, आप कहीं और चले जाओ, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि लोगों का जो मानसिक संतुलन है वो बड़े डिस्टर्ब हो जाएंगे, एकदम चिड़चिड़े से हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? उसके पीछे कारण ये है कि उनका एक वहां से लगाव है, उस जगह पर रहने की एक आदत है। बहुत सारे केसेस में आप बहुत सारे लोगों को ऐसा भी देखिएगा कि उन्हें अगर किसी दूसरी जगह पर जाकर सोना भी पड़े तो उन्हें नींद नहीं आती है रात को। और इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप एक कॉमेडी मूवी है लेकिन बड़ा अच्छा उसमें मैसेज भी है, 102 नॉट आउट, अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर, स्वर्गीय ऋषि कपूर की मूवी थी, बड़ी अच्छी मूवी थी, देखने लायक मूवी है, एक अच्छा सोशल मैसेज है उसमें। तो उस मूवी में देखिए कि कैसे ऋषि कपूर कोई भी चीज से अटैच हो जाता है, तो वो चीजें वहां पर हर एक आदमी के साथ हो है कि अपने घर से लगाव है, अपने पड़ोसियों से लगाव है, अपने पैतृक संपत्ति से लगाव है, जो सब कुछ उन्हें छोड़कर हटना पड़ रहा है। और उसके कारण क्या होगा कि उनके अंदर एक चिड़चिड़ापन, एक मानसिक असंतुलन की स्थिति वहां पर उत्पन्न होगी। तो ये एक बड़ा वहां पर दिक्कत होगा। प्लस जो उनकी आजीविका के नुकसान है, जो काम धाम छूट रहा है, ये सारी चीजें वो तो है ही, जिसके कारण कि अब क्या होगा कि उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी, तो वहां पर क्या होगा और मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा, बहुत सारे प्रॉब्लम वहां पर उत्पन्न होने वाले। ये तो कुछ बस एग्जाम्पल्स हैं।
ठीक है। अब ये हो रहा है तो इसके पीछे क्या भौगोलिक कारण है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है कि जोशीमठ जो है वो 6107 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, और यहाँ पर इस ऊंचाई के कारण बहुत सारे भौगोलिक परिदृश्य ऐसे होते हैं जिसके कारण आपदा आने की परिस्थिति ज्यादा रहती है, चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। और ये जो है इसका लोकेशन कुमाऊं हिमालय जो तेराई रीजन के जस्ट ऊपर है, उसके ऊपर ये लोकेटेड है, स्थित है ग्रेटर हिमालयाज के पास, ठीक है। तो ये ग्रेटर हिमालयाज के पास वहां पर उस रेंजेस में स्थित है, जो कि अगर हम लोग भौगोलिक दृष्टि से देखें तो बहुत ही एक्टिव जोन है, ठीक है। और यहाँ पर दूसरी चीज क्या है कि स्लोप का जो ग्रेडियंट है, जो एंगल है, वो बहुत ही ज्यादा है, जिसके कारण ऑलरेडी वहां की जमीन बहुत ही अस्थिर है और उसके कारण वहां पर नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और तीसरी चीज यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सीजनली मौसम के हिसाब से सर्दियों के मौसम में बर्फ जम जाती है और गर्मियों में पिघल जाती है। तो ऐसे रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, पेरीग्लेशियल रीजन कहते हैं। अब पेरीग्लेशियल रीजन में क्या होता है कि जब बर्फ जमती है तो बर्फ का जो वॉल्यूम होता है वो पानी से ज्यादा होता है, बर्फ फैल जाता है, ठीक है। और उसके कारण क्या होता है कि वहां पर एक सेल्फ हीविंग खुदाई के तरह की काम होती है, तो फूलने के कारण वहां के स्ट्रक्चर ऑलरेडी धीरे धीरे ऊपर उठते रहते हैं। और प्लस आप ऐसे एक एक्टिविटी करेंगे, ऐसे काम करेंगे डेवलपमेंट का, जिसके कारण कि वो अस्थिरता और बढ़ जाए, जो कि क्लाइमेट के वातावरण के कारण ऑलरेडी वहां पर है और आप उसे और बढ़ा रहे हैं, तो नुकसान होने के, आपदा आने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर एक और परिस्थिति ये बन जाती है। अगर हम लोग इसे मैप में देखें तो यहाँ पर देखेंगे कि देखिए, सबसे पहली चीज ये देखिए कि ये कहाँ पर स्थित है। तो ये देखिए यहाँ पर आपका एकदम बॉर्डर के पास, ठीक है, बॉर्डर के पास यहाँ पर जोशीमठ स्थित है। और ये जगह ऐसी है जो कि स्ट्रेटेजिकली भी, रणनीतिक क्षेत्र से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो देख रहे हैं यहाँ पर देखिए, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, तो 4 धाम की यात्रा का भी एक प्रोजेक्ट इधर से पार होता है। प्लस ये जो रोड आप देख रहे हैं ये चाइना बॉर्डर तक जाता है, और 1962 की लड़ाई के बाद से ये जो रीजन है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि ये भी एक एंट्री पॉइंट है भारत में घुसने का चाइना की तरफ से। और इसीलिए यहाँ पर आईटीबीपी के भी कैंप्स हैं, और यहाँ पर इनका रहना भी जरूरी है, उसके कारण भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। प्लस रोड की जो कनेक्टिविटी है वो भी अच्छी रखनी है, क्योंकि वैसी परिस्थिति अगर उत्पन्न हो जहाँ पर लड़ाई का परिदृश्य बने, तो वैसे परिस्थिति में यहाँ पर हमें अपनी आर्मी को तुरंत पहुँचाने की भी व्यवस्था चाहिए, बनाना तो जरूरी है। लेकिन वहाँ पर जो उस जगह की भौगोलिक परिस्थिति उसे ध्यान में रख कर करना चाहिए था। तो ये चीजें हो गई। अब इसमें हम अगर बात करें कि यहाँ पर ये हो क्यों रहा है, तो आप देखेंगे कि ये देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें मैप में, तो ये देख रहे हैं जो तिब्बत से के रीजन से अपना ऊपर का जो रीजन है तिब्बत का, ये जोशीमठ के ऊपर, और ये रास्ता जो अक्साई चीन होके जिंजियांग की तरफ जाता है, ये एकदम बॉर्डर से लगे लगे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पर कुछ तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, जरूरी है। लेकिन वहां पर और जो दूसरी चीजें जो कि अनावश्यक थी या जिसे नहीं किए जाने से भी कोई ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं था, वो चीजें छोड़ी जा सकती थी, ठीक है। और ये जो पूरा है, ये पूरा लाइन ग्रेटर हिमालयाज का है। अब हम यहाँ पर आगे अगर इसमें देखें कि और क्या क्या यहाँ पर परिस्थिति बनती है, तो देखिए कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें जियोलॉजी की, ठीक है,
ज्योग्राफिकल कंडीशन हम लोगों ने देख लिया। अब जियोलॉजी की बात करते हैं, भूभाग में जो भूगर्भीय स्थिति उसकी बात करते हैं। तो ये जो जोशीमठ का पूरा शहर है, ये पहले से एक लैंडस्लाइड भूस्खलन के कारण जो मलबे का ढेर था, जो कि ज्योग्राफिकल टाइम स्केल में बहुत पहले हुआ होगा, उस पर स्थित है। अब जब भूस्खलन होता है तो वहां पर पहले से ही जो मिट्टी वगैरह गिरी है, जो पत्थर वगैरह गिरे हैं, वो अनस्टेबल होते हैं, अस्थिर होते हैं। तो उस पर आपने पूरा का पूरा शहर बसा दिया, और बसा दिया तो बसा दिया, उसके नीचे फिर वहां पर देखिए कि ये जो पूरा जोन है, जोन 5 में आता है। अगर हम लोग भूकंप की परिस्थिति देखें, सिस्मिक एक्टिविटी की परिस्थिति देखें, तो ये जोन 5 में आता है, जहां पर कि बहुत तीव्र भूकंप आ सकते हैं, और वहां पर आप डैम बना रहे हैं। तो ये फिर से एक बड़ा विषम परिस्थिति बन जाता है। और जो स्टडी के हिसाब से जानकारी है, तो यहाँ पर पहले से ही जोशीमठ का जो पूरा रीजन है वो 2 थ्रस्ट जोन के बीच में है। अब देखिए क्या है कि ये जो हमारा यूरेशियन प्लेट है और ये जो इंडियन प्लेट है, ये पूरा इस प्लेट में, यूरेशियन प्लेट के अंदर जा रहा है। जिन लोगों ने भी ज्योग्राफी पढ़ी होगी, बेसिक अगर जिन्होंने पढ़ी होगी, एनसीईआरटी भी, उन्हें ये जानकारी होगी। तो ये जो पुश कर रहा है इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट में, तो इसके कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पर ऑलरेडी टेक्टोनिक एक्टिविटी होते रहती है और अस्थिरता बनी रहती है। और जब ये दोनों प्रेस करते हैं एक दूसरे को, तो यहाँ पर जो भी सिंक्लिनल मटेरियल था पहले से टेथिस सी का जो भी बलुई मटेरियल, सेडिमेंट्री रॉक्स वगैरह थे, वही पुश होकर ऊपर जाकर कंप्रेस होकर थ्रस्ट होके हिमालयन रेंजेस बना रहे हैं, हिमालय की पहाड़ियां बना रहे हैं। तो हिमालय पहाड़ जो बन रहा है वो पहले से ही अस्थिर है, थ्रस्ट जोन में है, और वो भी कहां पर, मेन थ्रस्टल जोन में है। ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट जोन में है। और तो और उसके साथ साथ यहाँ पर एक और थ्रस्ट जोन है जो कि है वक्रता थ्रस्ट जोन। तो ये दोनों थ्रस्ट जोन के बीच में होने के कारण यहाँ पर ऑलरेडी अस्थिरता बनी रहती है, हमेशा आपदा आने की परिस्थिति अगर कुछ न किया जाए तो भी बनी रहती है। और यहाँ पर जो भी ढलाने हैं, जो भी स्लोप्स हैं, वो पहले से ही मूव करते रहते हैं, क्योंकि इंडियन प्लेट जो है अभी भी मूव कर रहा है यूरेशियन प्लेट के तरफ, तो उसको अभी भी पुश कर रहा है। उसके कारण जो भी ढलान है, जो भी स्लोप हैं पहाड़ों के, वो पहले से ही मोबाइल है, अभी भी मूव कर रहे हैं, इधर उधर हिलते रहते हैं। तो उसके कारण भूकंप आने के, आपदा आने के चांसेस पहले से ही ज़्यादा हैं। उसके बाद यहाँ पर जब कभी क्या होता है कि बहुत तेज बारिश हो जाती है, ओरोग्राफिक रेनफॉल हो जाता है, और हेवी रेनफॉल होने के कारण वो जो पानी होता है वो ऑलरेडी वहाँ पर बाढ़ वगैरह की परिस्थिति क्रिएट कर देता है। बद्रीनाथ केदारनाथ वगैरह में जो ये चीज़ें हुई थी वो हम लोगों ने पहले ही देख लिया है। और उसके साथ साथ क्या वहाँ पर परिस्थिति बनती है कि जो पानी ज़्यादा गिरता है जब, तो वो वहाँ पर जमीन के अंदर परकोलेट करता है, और वहां पर जब परकोलेशन होती है तो उसके कारण, रिचार्ज के कारण वहां पर ल्यूब्रिकेशन इफेक्ट आता है। ठीक है, और जो ल्यूब्रिकेशन इफेक्ट आएगा उसके कारण वहां पर जो इक्विलिब्रियम में है, फ्रिक्शन के कारण पहले से मटेरियल जो भी वहां पर भूस्खलन का मलबा वगैरह है, तो उसके मूव करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसके कारण अगर बारिश वहां पर तेज होती है तो पहले से आपदा आने के खतरे हैं। आप लोगों ने टीवी वगैरह पर, न्यूज़ वगैरह में भी देखा होगा कि जब भी भूस्खलन आता है तो वो ज़्यादातर बारिश के मौसम में ही आता है। उसके पीछे का कारण यही है कि पानी जाने के, आपने देखा होगा कि कभी भी कुछ भी वैसा आप अगर पुश कर रहे हो और वैसा नहीं हो रहा, अब 2 बूंद पानी डालो तो वो आसानी से मूव कर जाता है। तो यही परिस्थिति यहाँ पर भी है कि पानी आने के कारण बारिश के मौसम में वहां पर फ्रिक्शन,
घर्षण कम हो जाती है, इक्विलिब्रियम ब्रेक हो जाता है और वहां पर आपदा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज क्या है कि जो पत्थरों के लेयर है, रॉक स्ट्राटा है, उसकी भी बनावट ऐसी है कि उसके कारण यहाँ पर आपदा आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। अब देखिए कि कोई भी पहाड़ी अगर बनेगी तो ऐसे रहेगी और यहाँ पर दोनों तरफ से कंप्रेशन के कारण, थ्रस्ट के कारण ऐसी बनावट है जो टेथिस सी के मटेरियल थे जो कि अपलिफ्ट हुए, ऊपर उठे, पहाड़ के रूप में हिमालय पहाड़ बना। अब यहाँ पर आपने अगर बनानी चालू कर दी सड़क, यहाँ से ऐसे काट के सड़क बनानी चालू कर दी, तो ये देखेंगे कि यहाँ पे ये जो कट करने के बाद बचता है, तो ये जो लेयर है ये आपका फ्रीली हैंग हो जाता है, लटक जाता है ऐसे, तो इसके इधर स्लिप करके नीचे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपने क्या किया कि रॉक की बनावट पहले से लेयर में ऐसी है कि वो एक दूसरे पर टिकी हुई है और उसका बेस यहाँ पर जमीन पर मिल रहा था, जिसके कारण कि वो ऊपर टिका हुआ था। आपने क्या किया कि बेस काट के ये हटा दिया, अब ये हवा में लटक गया तो जैसे ही थोड़ा सा पानी गिरेगा या थोड़ा सा भी वहां पर भूकंप वगैरह, भूकंप के झटके वगैरह महसूस होंगे तो वो खिसक के नीचे आ जाएगा, वो फिर से बेस तक आएगा, गिरेगा ही गिरेगा, उसके कारण आपदा आएगी ही आएगी। तो ये एक अलग प्रॉब्लम है यहाँ पे। और ये सारी चीजें होने के बावजूद लोग यहाँ पर ध्यान दे नहीं रहे हैं, सरकार ध्यान उतना दे नहीं रही है जितना कि उसको देना चाहिए, जितना कि वहाँ के प्रकृति को वहाँ पर रिस्पेक्ट देना चाहिए। और यहाँ पर ऐसा नहीं है, जो जोशीमठ की टाउनशिप है ये उत्तराखंड बनने से पहले इस पर रिसर्च हो चुका है। 1976 में एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी का नाम था MC मिश्रा कमेटी, और इनकी रिपोर्ट पहले से ही यही थी कि ये पहले से एक भूस्खलन के मलबे पर बनाया जा रहा शहर है, तो इसे ज़्यादा डेवलप नहीं करना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहिए, यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी क्या है, आज की तारीख में अगर हम बात करें तो लगभग 23,000 की आबादी है जोशीमठ की। देखने में तो ये छोटा लग रहा होगा, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों के हिसाब से ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। और 23,000 की आबादी जोशीमठ में रहती है। उनका जो आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं, उसका दबाव उसी मलबे के ढेर पर पड़ रहा है, तो उसके अस्थिर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जबकि यहाँ पर उस समय की उत्तर प्रदेश सरकार को, उस समय उत्तराखंड नाम का कोई राज्य तो था नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार को पहले ही कहा था MC मिश्रा कमेटी ने कि यहाँ पर ज्यादा डेवलपमेंट नहीं करना चाहिए, डेवलपमेंट रोकना चाहिए, लेकिन ध्यान दिया नहीं गया। अब 520 मेगावाट का तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है यहाँ पे NTPC के द्वारा, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट आज का नहीं, बहुत पहले का सैंक्शन किया हुआ है। इसके कारण एक दो बार पहले भी इशू हो चुके हैं, आपदाएं आ चुकी हैं। एक आपदा 2009 में भी आई थी, जब यहाँ पर इनकी टनल बोरिंग मशीन ने एक एक्वीफर्क में ही होल कर दिया था, जिसके कारण कि वहां पर बहुत सारा पानी बह गया था, ठीक है। तो ये चीजें हो रही हैं। प्लस क्या है कि जो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रोड वगैरह का, टूरिज्म डेवलप करने के लिए वहां पर, और वहां पर तीर्थालुओं को बुलाने के लिए, तो इन सब चीजों के कारण जो चार धाम प्रोजेक्ट है, ठीक है, चार धाम प्रोजेक्ट के लिए हाईवे बनाई जा रही है, नेशनल हाईवे, और ये बहुत चौड़ी बनाई जा रही है। इसके कारण बहुत ज्यादा वहां पर पहाड़ों को काटा जा रहा है, मशीनों की एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। प्लस क्या है कि ये जो यहाँ पर मशीनें चल रही हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए, इनके वाइब्रेशन से, कंपन के कारण वहां पर बहुत सारे स्लोप ऑलरेडी अनस्टेबल हो चुके हैं और बहुत सारे अनस्टेबल होने के कगार पे हैं, तो आपदा आना लाजमी है। प्लस यहाँ पर जो होटल वगैरह बन रहे हैं चार धाम की यात्रा के लिए, और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जा रहे हैं, तो वो अलग एक इशू है। प्लस यहाँ पर क्या है कि जो भी यहाँ पर घरों में पानी वगैरह यूज होता है, उसके लिए कोई भी पानी की निकासी का प्रॉपर सिस्टम नहीं है।
सीवेज सिस्टम है ही नहीं वहां पर। जनरली क्या होता है कि वहां पर लोग पनसोखा बनाते हैं, एक पिट गड्ढे टाइप का बनाते हैं, उसी में अपना सारा जो पानी है, मलबा है वगैरह सब कुछ उसमें छोड़ देते हैं, और उसके कारण वहां पर क्या हो रहा है कि वो पानी, वो मलबा अंदर जमीन में सिप करेगा, वहां पर परकोलेट करेगा, और उसके कारण परिस्थिति क्या होगी कि वहां पर वो सिप करने के बाद ऑलरेडी ये तो एक भूस्खलन का मलबा है, उसको अनस्टेबल करेगा और वहां पर आपदा की परिस्थिति बढ़ जाएगी। इवन अगर बात करें तो आईटीबीपी वगैरह के जो कैंप है, जो सरकारी वहां पर संस्थान है, उनके लिए भी कोई प्रॉपर सीवेज सिस्टम नहीं है, तो ये एक अलग प्रकार का वहां पर झमेला है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार को यहाँ पर ये चीज देखना पड़ेगा कि हमें किस क्षेत्र में विकास की परियोजनाओं को लाना चाहिए, लगाना चाहिए, निर्माण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने से नुकसान ही होगा, क्योंकि प्रकृति आपके साथ खेलने पे आ गई तो भैया मुसीबत हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ये ध्यान देने की जरूरत है कि वहां पर पहले सही तरीके से स्टडी करना चाहिए था कि वहां की भौगोलिक परिस्थिति कैसी है, भूगर्भ की परिस्थिति कैसी है, और वहां पर किस तरह के पत्थर हैं, किस तरह की वनस्पति है, क्या नुकसान हो सकता है, और किस लेवल तक हम लोग वहां पर विकास की परियोजनाओं को लागू कर सकते हैं, और तभी जाकर वहां पर निर्माण कार्य को चालू करना चाहिए था। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये सारे स्टडी नहीं किए गए होंगे, लेकिन कुछ कमियां रह गई होंगी, तो कोर्स करेक्शन भी किया जा सकता है, वहां पर सुधार भी किए जा सकते हैं। अगर आप जोशीमठ जाओगे, मैं तो गया हूं, तो वहां पर अभी की जो परिस्थिति, इतना धूल उड़ता है कंस्ट्रक्शन के कारण कि आप सोचते हो पहाड़ों में जाएंगे, फ्रेश वातावरण मिलेगा, बढ़िया शुद्ध हवा मिलेगी, तो वो चीज आप भूल जाइए। वो परिस्थिति अभी फिलहाल तो वहां पर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ये डिस्कशन है खत्म होता है। हमें आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के हैंडल पर भी फॉलो करें, ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है और ये हमारा वेबसाइट है। हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं आप, वहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, फ्री कोर्सेज है, पेड कोर्सेज है, फ्री टेस्ट सीरीज है, पेस्ट टेस्ट सीरीज है, हर तरह की चीज़ें हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दे, ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।